Good morning, ma'am. Good, good morning. Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding previous topics, you can ask me. Okay. ठीक है, तो हमने पढ़ा था लास्ट, एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि कैसे क्रिटिक्स जो हैं वो नहीं चाहते थे कि प्रॉपरली स्टेट जो है वो अपना ध्यान दे रही है एजुकेशन पर, लोगों की और हेल्थ केयर पर। इस चीज को लेकर के भी इन लोगों के बीच में काफी ज्यादा खींचातान हुई थी और उन्होंने ये भी बोला था कि गरीब लोगों की मदद करने की बजाय यहाँ पे एक नई क्लास जो है वो फॉर्म हो चुकी है, जो कि है मिडिल क्लास, जो हाई सैलरी के प्रिविलेजेस तो पूरी तरह से एंजॉय कर रही है, लेकिन उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी ज्यादा नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की ज्यादा नहीं है। और पॉवर्टी जो है वो कम तो हुई है, लेकिन उसके नंबर जो है प्रोपोर्शन में देखा जाए तो वो कम हुई है, लेकिन नंबर जो है वो अभी भी बढ़ रहे हैं। ये चीज इन्होंने यहाँ पे रखी थी। अब मेजर आउटकम्स यानी कि 3 ऑब्जेक्टिव्स जो लेकर के चल रहे थे इंडिया की इंडिपेंडेंस से ही, उसको हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा ही है। थर्ड ऑब्जेक्टिव जो था वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहा था। इन लोगों को समझ में आ गया था कि लैंड रिफॉर्म्स जो ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं वो एज इन पेपर्स पे तो प्रॉपरली हो गया है, लेकिन अभी भी प्रॉपर रियलिटी में वो फॉलोअप नहीं हुआ था, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। पॉलिटिकल पावर जो है वो अभी भी उन्हीं लोगों के हाथ में थी जो लैंड ओनिंग क्लासेस यानी कि रिच लोग थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जमींदार लोग थे, उन्हीं के हाथ में पॉलिटिकल पावर्स थी। और पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस नहीं हुई थी। ठीक है, जो इनके शुरुआत के इनिशिएटिव्स थे प्लान डेवलपमेंट के, प्रॉपर गोल जो लेके चल रहे थे ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंट्री के, वो प्रॉपर या लोगों के भलाई का, वो अभी भी पूरी तरह से फॉलो अप नहीं हो पाया था। उनके सिग्निफिकेंट स्टेप जो है वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहे थे, उसके अंदर पॉलिटिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही थी। और जिनको फायदा हो रहा था इस अनइक्वल डेवलपमेंट से, वो जल्दी ही क्या बन गए, आगे जाकर के पॉलिटिकली और पावरफुल हो गए। और उन्होंने चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर दी थी कि भाई प्रॉपर जिस डायरेक्शन में काम होना चाहिए उस डायरेक्शन में ना हो करके वो अपने फायदा उससे ले रहे थे। ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। Of the 3 objectives that were identified in independent India, discussed in the first 3 chapters here, the third objective proved most difficult to realize. Land reforms did not take place effectively in most part of the country. अब 3 ऑब्जेक्टिव जो चल रहे थे, लेकिन उसका जो तीसरा ऑब्जेक्टिव था लैंड रिफॉर्म वाला, जो ऑब्जेक्टिव मेन था, वो प्रॉपरली इनको समझ आ गया था कि वो कई हिस्सों में देश के प्रॉपरली नहीं हुआ था। Political power remained इन द हैंड्स ऑफ द लैंड ओनिंग क्लासेस। और पॉलिटिकल पावर जो है वो किसके हाथों में थी, राजनीतिक शक्तियां किसके हाथों में थी, जो जमींदार क्लास के लोग थे उनके हाथों में। एंड बिग इंडस्ट्रीज कंटिन्यू टू बेनिफिट एंड थ्राइव while poverty did not produce much। और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे उनको लगातार बेनिफिट मिल रहा था, वो लगातार फ्लरिश हो रहे थे, प्रॉस्पर हो रहे थे, और गरीबी जो है वो कम नहीं हुई थी। The early initiatives for planned development were at best realizing the goals of economic development of the country and well-being of all its citizens। ये शुरुआत के initiatives थे, शुरुआती जो steps लिए थे प्लान डेवलपमेंट के अंदर, उनको ये चीज समझ में आ गई थी कि गोल क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, हमारे आर्थिक ग्रोथ चाहिए हमारे देश के अंदर, और सारे सिटीजन्स की सारी चीजें सही होनी चाहिए। ठीक है, the inability to take significant steps in this direction is in the very first stage was to become a political power। अब यही चीज यहाँ पे बोली जा रही है, जो इनका पूरा डेवलपमेंट था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए देश का, सारे सिटीजन्स के वेलबींग के लिए काम करना है, उसी के लिए जो सिग्निफिकेंट स्टेप्स थे वो ही ये लोग नहीं ले पाए थे इस डायरेक्शन में। और पहली स्टेज जो थी वो क्या बन गई थी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम की तरह बन गई थी। Those who benefited from the unequal development soon became politically powerful and made it even more difficult to move in the desired direction। जिन लोगों को फायदा हो रहा था इस अनइक्वल डेवलपमेंट से, वो धीरे धीरे पावरफुल, पॉलिटिकली पावरफुल हो गए, राजनीति उसमें वो तर्क करके काफी पावरफुल हो गए, और साथ ही साथ उन्होंने और चीजों को मुश्किल कर दिया कि जिस डायरेक्शन में काम होना चाहिए वो ना हो पाए।
फर्स्ट पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। ओके, अब है फाउंडेशन. An assessment of the outcomes of this early phase of plan development must begin by acknowledging the fact that in this period, the foundation of India's future economic growth were laid. अब सबसे पहले ये जितना भी रिजल्ट निकल के आ रहा था शुरुआती ही फेज में प्लान डेवलपमेंट का, उसमें हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि इस पीरियड के अंदर इंडिया का जो फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फाउंडेशन नींव रखी गई थी उसकी, कि आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, आने वाला जो समय होगा, उसमें हमें कितना फायदा मिल सकता है इस इकोनॉमिक ग्रोथ का, उसका सोच करके नींव रखी गई थी. Some of the largest developmental projects in India's history were undertaken during this period. कुछ बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका डिसीजन लिया गया था जो देश के इतिहास को बदल सकते हैं, उसके जो आगे जाकर के काफी फायदा देने वाले थे, उन चीजों का डिसीजन लिया गया था इस समय में. These included mega dams like Bhakra Nagal and the Hirakud for irrigation and power generation. अब इसके अंदर जो चीज बोली गई है कि आगे जाकर के फायदा मिलेगा उन चीजों को, बेसिकली उसके अंदर इंक्लूड है तो भाखरा नागल डैम और हीराकुंड डैम. ठीक है, ये इरिगेशन के लिए था और पावर जनरेशन के लिए इन्होंने उस समय में डिसीजन लिया था. Some of the heavy industries in the public sector, steel plants, oil refineries, manufacturing units, defense production, etc. were started during this period. और दूसरी चीज उन्होंने जो ली थी इंडस्ट्रीज के उससे, कि भाई हमें इंडस्ट्रीज लगानी है हमें इस चीज को लेकर के, तो बेसिकली वो थी कौन सी, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर के अंदर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई गई थी, जैसे स्टील प्लांट्स हुए, ऑयल रिफाइनरीज हुई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हुई, डिफेंस का प्रोडक्शन यानी वेपन्स वगैरह का जो प्रोडक्शन है, वो सारी चीजें को जो डिसीजन उन्होंने लिए थे वो उस समय में के थे. यानी कि इस जब ये प्लान डेवलपमेंट चल रहा था, ये 5 ईयर प्लान वाली चीज चल रही थी, उस समय में इन्होंने ये सारी चीजों के भी डिसीजन ले लिए थे कि हमें कहीं ना कहीं इस चीज पर भी काम करना ही है. इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाज इम्प्रूव्ड सब्सटेंशियली. धीरे धीरे जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वाली चीज थी वो भी इन्होंने इम्प्रूव करी थी. Of late, some of these mega projects have come in for a lot of criticism. और बाद में धीरे धीरे इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का काफी क्रिटिसिज्म भी मिला है, उसकी काफी निंदा भी हुई है. Yet, much of the later economic growth, including that by the private sector, may not have been possible in the absence of these foundations. लेकिन फिर भी लोगों को पता है कि बाद में जाकर के जो इकोनॉमिक आर्थिक ग्रोथ हुई है वो, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया है, अगर ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और ये सारी चीजें नहीं सुधारते तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता. यानी कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के हाथों पे अगर चीज दे भी देते तो भी ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती. उनके लिए हमें जरूरी था कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर के अंदर जितनी भी ये चीजें हमने स्टील प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ये सब चीजें जो सुधारी हैं या इनकी नींव रखी कि भाई ये शुरू करना चाहिए प्रोजेक्ट्स, इनका साथ में आकर के चलना बहुत जरूरी था. फाउंडेशंस का फर्स्ट पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? नो मैम, नो प्रॉब्लम. ओके, देन लैंड रिफॉर्म्स. लैंड रिफॉर्म्स के अंदर हमने वही चीज देखी कि किस तरीके से बड़े जमींदारों से लेकर के जमीनें जो है वो ऐसे लोगों को देनी थी जिनके पास में जमीन ना हो, और उनको बोलना था, प्रोत्साहित करना था कि भाई आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के हिसाब से काम करिए. ये चीज देखी गई थी क्योंकि इनको एग्रेरियन सेक्टर जो है वो भी इम्प्रूव करना था, और उसमें कई सारी कोशिशें की गई थी लैंड रिफॉर्म करने की. लेकिन ये प्रॉपरली जो कॉलोनियल सिस्टम के अंदर जमींदारी चीज थी वो तो उन्होंने अबॉलिश कर दी थी, लेकिन इसको प्रॉपर रूप ये नहीं दे पाए थे. ठीक है, कोशिशें क्या क्या की थी वो अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे, कैसे इन्होंने इस चीज को अबॉलिश करने के लिए स्टेप्स लिए थे. कुछ सेक्टर्स में हो गया था पर पूरी तरह से नहीं हटा था ये. In the agrarian sector, this period witnessed a serious attempt at the land reforms.
अब इस एग्रेरियन सेक्टर के हिसाब से इस पीरियड के अंदर उन्होंने काफी सीरियसली लैंड रिफॉर्म करने की कोशिश करी थी. Perhaps the most significant and successful of these was the abolition of colonial system of जमींदारी. जो जमींदारी सिस्टम ब्रिटिशर्स के दौरान चला करता था, उस चीज को उन्होंने खत्म कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था कि ये गैर कानूनी चीज है. This bold act not only released land from the clutches of a class that had little interest in agriculture, it also reduced the capacity of the landlords to dominate politics. अब ये जो चीज जमींदारी हटा दी थी और इसको इलीगल करार कर दिया गया था, ये काफी बोल्ड स्टेप था. ठीक है, इससे क्या था, जमीन हटी उन लोगों के पास में से, वो जो ग्रुप था क्लचेस ऑफ अ क्लास, यानी वो ग्रुप जो था उस क्लास का जिनको बहुत कम इंटरेस्ट था खेती बाड़ी में, उनके हाथों से उन्होंने जमीन ली थी. ठीक है, और साथ साथ जो वो लोग कोशिश करते थे राजनीति को डोमिनेट करने की, वो चीज जो है वो भी थोड़ी कम हुई थी. Attempts at consolidation of land, bringing small pieces of land together in one place so that the farm size could be more viable for agriculture, were also fairly successful. अब attempts क्या किए थे कि consolidation किया जाए land का, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े जो हैं land के, उनको साथ में इकट्ठा करके एक बड़ा लैंड बनाया जाए. ठीक है, स्मॉल पीसेस जो उनको साथ में लाया जाए, और इससे क्या एक पूरा खेत बन सके और उस पर अच्छे तरीके से खेती बाड़ी हो सके. ये भी इन्होंने प्रॉपरली फेयरली सक्सेसफुली कर लिया था. But the other two components of land reforms were much less successful. लेकिन जो बाकी के दो दूसरी चीजें थी लैंड रिफॉर्म की, वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई थी. Though the laws were made to put an upper limit or ceiling to how much agricultural land one person could own, people with excess land managed to evade the law. कानून बनाया गया था उस समय में कि भाई आपको प्रॉपर एक लिमिट होगी कि इतने से इतना लैंड जो है, इतने गज या इतने बीघा जो है, उतनी ही जमीन आप रख सकते हैं एग्रीकल्चरल लैंड की कैटेगरी के अंदर. एक व्यक्ति जो है इतना ही जमीन रख सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाग जो है कानून को तोड़ने में सक्सेसफुल हो पाते थे. Similarly, the tenants who worked on the someone else's land were given greater legal security against eviction, but this provision was rarely implemented. दूसरी तरह जो चीज दी गई थी कि भाई कोई और व्यक्ति किसी और की जमीन पर काम कर रहा है तो उसको लीगल सिक्योरिटी दी जाएगी. ठीक है, उसको उस चीज से अलग किया जाएगा, लेकिन ये चीज भी जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, यानी उसको बचाया नहीं जा रहा था. क्योंकि क्या होता था, जमींदार लोग अपने जमीनों पर काम तो करवा लेते थे लोगों से, लेकिन उनको प्रॉपर वेजेस नहीं देते थे या उनको एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनसे उनको बहुत कम रुपयों में काम करवाते थे और बहुत ज्यादा काम लेते थे. तो वो चीजें जो है उनके लैंड को छुड़वा लेना, और कई बार इनको जैसे फसल नहीं हुई है और इनको कुछ ड्यू रह रहा है इनका, तो उस हिसाब से इनसे और ज्यादा काम लेते थे, इनको एज एन मजदूर की तरह रख लेते थे और इनकी लैंड भी अपने पास में ले लेते थे. कुछ जैसे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास में छोटी जमीन है, वो उस पे खेती बाड़ी करने के लिए उसके पास में बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो वो कुछ पैसे उधार लेकर के और फिर उससे बीज खरीद करके खेती बाड़ी करे, लेकिन फिर उसकी जो फसल है वो प्रॉपरली नहीं हो पाए. ठीक है, हार्वेस्टिंग नहीं हो पाए और फिर वो कर्जे में आ जाए तो उसकी जमीन भी अपने अंदर मिला लेते थे. इस तरीके की चीजें जो हुआ करती थी, उससे बचाने के लिए इनका जो लीगल सिक्योरिटी दी गई थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी. फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Okay. It was not easy to turn these well-meaning policies on agriculture into genuine and effective action. ये आसान नहीं था कि ये जो अच्छी पॉलिसीज बनाई गई हैं हमारे एग्रीकल्चर को लेकर के, उसको प्रॉपरली जेन्युइनली एक इफेक्टिव तरीके से फॉलो अप करवाया जाए. This could happen only if the rural landless poor were mobilized. ये तभी हो सकता था जब जो गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं हैं, उनको शिफ्ट किया जाए. But the landowners were very powerful and wielded considerable political influence. लेकिन जो जमींदार थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे और उनके पास में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रभाव भी था उनका. उनके पास में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पावर थी. ठीक है, कि वो प्रभाव डाल देते थे अपना. अब देखो ये ऐसे होता है, इसको ऐसे समझो जैसे आज अपनी प्रेजेंट डे कंडीशन है. ठीक है, अब प्रेजेंट डे कंडीशन के अंदर सपोज कि कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा रिच है.
ठीक है, बहुत ज्यादा रिच है और उसने बहुत अलग अलग लेवल पर इंडस्ट्री सेटअप कर रखी है, रोजगार दे रखा है लोगों को, है ना। और अलग अलग सेक्टर में उसने अपनी कंपनी के नाम से इंडस्ट्री सेटअप कर रखी हैं। अब चुनाव हुए, दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज में से एक पार्टी को वो सपोर्ट कर रहा है और लकीली वो पार्टी जो है जीत भी जाती है। तो अब जब वो पार्टी गवर्नमेंट के तौर पे काम करेगी, सरकार बनाएगी और सरकार के अंदर पॉलिसीज लगाएगी जिससे गरीबों को फायदा हो, तो वो कहीं ना कहीं उसका, क्योंकि ऐसी पार्टीज जो होती है ना, जब इनके इलेक्शन होते हैं तो उनको फंडिंग बड़े बड़े जो बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, वो ही करते हैं कि ठीक है सो एंड सो आपको हम ये फंड्स देंगे कि आप अपनी कैंपेनिंग करो और अपनी रैलियां करो और ये सब चीजें जो है मार्केटिंग करो प्रॉपरली, उसके लिए ये लोग पैसा देते हैं। अब ये लोग पैसा क्यों देते हैं कि इनको आगे जाकर के इस तरह की जब पॉलिसीज बने तो इनको नजर में रख करके पॉलिसीज बनाई जाए कि इनको बेनिफिट हो, ठीक है, और इनका ज्यादा घाटा नहीं हो, इसलिए ये फंडिंग देते हैं। और साथ साथ इनको प्रोटेक्शन मिले। प्रोटेक्शन वाली जो चीज है वो बिल्कुल इलीगल उसमें होती है, ठीक है, कोई लीगल उसका प्रावधान नहीं लगा रखा है सरकार ने कि आपको इस सो एंड सो व्यक्ति अगर आपको फंडिंग दे रहा है तो आपको उसको प्रोटेक्ट करना ही है, नहीं, वो लीगल काम नहीं है, वो अलग चीज जो है वो है, उस हिसाब से है। तो इस तरीके से जब इनको फंडिंग दी जाती है और ये लोग जीत जाते हैं और फिर आगे जाके पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो पॉलिसीज इनको ध्यान में रख करके होती है, वरना ये आकर के इनको जब पता पड़ता है कि सो एंड सो पॉलिसी बनाई गई है जिससे इनको बहुत नुकसान हो सकता है, करोड़ों का नुकसान हो सकता है, तो ये जाकर के सीधे उस जिस पार्टी को इन्होंने सपोर्ट किया है वहां पर उनसे आकर के उनको कन्फ्रंट करते हैं और बोलते हैं कि हमने आपको इतनी हेल्प करी है, उसके बावजूद आपने हमारे फेवर में काम नहीं किया है, अगली बार से हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये इस तरह की जो राजनीति चलती है इसके अंदर प्रॉपर कूटनीतियां जो चलती हैं बेसिकली, वो आप समझ सकते हो कि कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहा है। तो वहां पे उस जमाने के अंदर भी यही चीज होती थी, जो लैंड ओनर्स होते थे उनका बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस होता था पॉलिटिकल एस्पेक्ट के अंदर कि भाई क्या नीति बन रही है, क्योंकि ऑलरेडी उनका जमींदारी सिस्टम तो हटा दिया था, ठीक है, अब उसके बाद में उनको और ज्यादा नुकसान ना पहुंचे इसलिए भी वो अपना पैसे का जो रुतबा है वो दिखाया करते थे और ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे और अपना वो दिखाने की कोशिश करते थे, ठीक है आप पॉलिसी बना रहे हो बट इस चीज का ज्यादा, इसको इम्प्लीमेंटेशन का ज्यादा हो नहीं पाएगा, या इस तरीके से अलग अलग जो भी उनके टेंट्रम्स होते थे वो उस समय दिया करते थे। समझ में आई ये चीज? ये जो बेसिक 3 लाइनें यहाँ पे बताई गई हैं उसके बारे में समझ में आया कि क्या चल रहा है यहाँ पे? Yes, ma'am. Okay. But the landowners were very powerful and wielded considerable political influence. Therefore, many proposals for land reforms were either not translated into laws or were made or when made into laws they remained only on paper. तो इसलिए क्या होता था जब ऐसे कानून बनाए जाते थे तो बेसिकली वो कानून जो है या तो सिर्फ पेपर्स पे ही रह जाते थे, ठीक है, या तो उनको कानून बनने नहीं दिया जाता था और अगर बन भी गए हैं तो वो सिर्फ पेपर्स पे ही रह जाते थे। This shows that economy policy is the part of actual policy political situation in the society. इससे ये हमें पता पड़ता है कि आर्थिक पॉलिसी जितनी भी बनाई जाती है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि समाज के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन क्या चल रही है। It also shows that in spite of good wishes of some top leaders, the dominant social groups would always effectively control policy making and implementation. भले ही हमारे जो, इससे ये भी हमें चीज सामने आती है कि हमारे जितने भी अच्छे लीडर्स हो, जितने भी लीडर्स हैं उनकी अच्छी विशेष हो कि आप अपने देश का विकास करना है और हम अच्छे से सब चीजें सेफ गार्ड करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो सामाजिक ग्रुप्स हैं जो डोमिनेट करते हैं समाज को, उनका कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोल होता है किसी भी पॉलिसी को बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में। समझ में आया? हमने दो Yes, चीजें ma'am. पढ़ी हैं, पहला है हमारा फाउंडेशन और दूसरा है हमारा लैंड रिफॉर्म। अब तीसरी चीज जो है वो हम देख लेते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है हम कल कंप्लीट करते हैं, इसके साथ में नीति आयोग जो है वो भी कल कंप्लीट करते हैं। और आपको जो होमवर्क है आज का आपका वो ये है कि आपको ये जो फूड क्राइसिस वाला दे रखी है कटिंग और इसके साथ में एक आर्टिकल दे रखा है, ये आपको कंप्लीटली पढ़ना है, ठीक है। Yes, ma'am. Now we are running out of time, so I'm going to send you link for your next class. ma'am. Thank you, ma'am. Thank Welcome. you, ma'am.